व्हाट्सअप एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मेरा नाम है विशाल गुप्ता और आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल इकॉन ट्यूबर में। और आज की इस वीडियो में हम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच को पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब जो आपका अगला इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर का, और जो आपका मैंने आपको पहले बताया था ऑर्डिनल यूटिलिटी अप्रोच है, जिसको हम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच कहते हैं, उसको हम समझेंगे। तो उससे पहले हमें इंडिफरेंस कर्व क्या होता है उसको समझना पड़ेगा। इंडिफरेंस कर्व शोज डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स दैट yield the same level of satisfaction to the consumer। इंडिफरेंस कर्व एक ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है दो गुड्स की जो कि कंज्यूमर को इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन देंगी, है ना। तो हम इंडिफरेंस कर्व को ग्राफिकली रिप्रेजेंट करते हैं कुछ इस तरह, जैसे कि आप इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे। तो हमारा जो इंडिफरेंस कर्व होता है ये कॉन्वेक्स होता है, और अगर आपको याद हो तो मैंने पहले चैप्टर में बताया था पीपीसी कॉनकेव होता है, पर इसमें इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होता है। तो हम इसके जो रीजंस हैं वो भी जानेंगे। तो उससे पहले हमें इसकी प्रॉपर्टीज समझनी पड़ेगी। और यहाँ पे इससे पहले मैं एक चीज़ और बताना चाहता हूँ कि आपका जो इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है, जैसे हमने अभी बजट लाइन में पढ़ा, उसका स्लोप होता है आपका प्राइस रेशो ऑफ टू गुड्स, जो कि होता है पीएक्स अपॉन पीवाई। पर अगर हम इंडिफरेंस कर्व का केस की बात करें तो इसमें होता है एमआरएस, जिसको हम कहते हैं मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन। अभी मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्या होता है? तो मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन रेफर्स टू द रेट एट विच द कमोडिटीज कैन बी सब्स्टिट्यूटेड विद ईच अदर। और इसको जो मार्जिनल रेट होता है इसको हम आगे अभी पढ़ेंगे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन को। इससे पहले आप जान लीजिए कि ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन बेसिकली इसका स्लोप होता है इंडिफरेंस कर्व को, जैसे कि हमने बजट लाइन में पढ़ा था उसका प्राइस रेशियो ऑफ टू गुड्स होता है स्लोप, जो कि उसके स्लोप को कंसीडर करता है कि उसका स्लोप स्ट्रेट लाइन था बजट लाइन के केस में। तो इंडिफरेंस कर्व के केस में आपका जो स्लोप होता है वो एमआरएस होता है। और एमआरएस जैसे कि हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था आपके पीपीसी में, तो उसमें हमने पढ़ा था एमआरटी। तो जो एमआरटी का फॉर्मूला था डेल्टा यूनिट सेक्रीफाइस्ड अपॉन डेल्टा यूनिट गेन, तो एमआरएस का भी सेम ही फॉर्मूला होता है, जो कि आपका डेल्टा यूनिट सेक्रीफाइस्ड अपॉन डेल्टा यूनिट गेन्ड, ये आपका एमआरएस का भी फॉर्मूला सेम ही होता है। तो बेसिकली मैं ये समझाना चाहता हूँ कि इंडिफरेंस कर्व, आपको ये चीज़ याद रखनी पड़ेगी कि इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप होता है वो एमआरएस होता है, क्योंकि हम जब आगे अप्रोच इसका पढ़ेंगे उसमें एमआरएस को बहुत उसमें आपको एमआरएस को उसमें आपका एमआरएस बहुत यूज़ हुआ है, इसलिए मैं आपको पहले ही बताना चाहता हूँ कि जो इंडिफरेंस कर्व है उसका स्लोप होता है एमआरएस। तो आइए अब इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ की बात करते हैं। तो जो पहली प्रॉपर्टी है इसकी वो है डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, कि जो आपका इंडिफरेंस कर्व होता है वो डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, जैसे कि आपकी बजट लाइन थी डाउनवर्ड स्लोपिंग। और इसमें सेम रीज़न लिखना है आपको बजट लाइन वाला ही, कि इन ऑर्डर टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ वन गुड एक्स्ट्रा वी हैव टू सेक्रीफाइस सम यूनिट्स ऑफ अनदर गुड, क्योंकि इंडिफरेंस कर्व आपका कॉम्बिनेशन दिखाता है दो गुड के, जो कि आपकी इक्वल सेटिस्फेक्शन दे दी होती है कंज्यूमर को। पर जब एज अ कंज्यूमर जब आप एक गुड को ज़्यादा कंज्यूम करने लग जाते हो तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी गिरती है, जो मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था। तो जब एक गुड की यूटिलिटी कम सेटिस्फेक्शन दे रही होगी एक गुड, तो अब कंज्यूमर जो उसके पास लिमिटेड इनकम है, जैसे कि हमने बजट लाइन में पढ़ा लिमिटेड इनकम है, तो अब उस गुड को घटाएगा, उसकी कंजम्पशन कम करेगा, और जो उसकी इनकम है वो दूसरी गुड को परचेज करने में लगाएगा। तो यहाँ पे वही सेम चीज़ें, तो यहाँ पे वही सेम कॉन्सेप्ट अप्लाई होता है कि आपको एक गुड की यूनिट को बढ़ाने के लिए कुछ यूनिट्स ऑफ दूसरी गुड को आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। अब यहाँ पे जो दूसरी प्रॉपर्टी है वो है कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन। आपका इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स होता है शेप के अंदर, जैसे कि मैंने आपको अभी अगली स्लाइड में दिखाया था कि आपका जो इंडिफरेंस कर्व होता है वो कुछ इस तरह होता है, कॉन्वेक्स, है ना। तो इस कॉन्वेक्स शेप का रीज़न क्या है? तो कॉन्वेक्स शेप का रीज़न है इसका स्लोप, जो कि होता है एमआरएस। तो इन केस ऑफ इंडिफरेंस कर्व आपका एमआरएस डिमिनिश हो रहा होता है, तो इसलिए इसी कारणवश आपका जो इंडिफरेंस कर्व की शेप होती है वो कॉन्वेक्स होती है। अब यहाँ पे जो तीसरी प्रॉपर्टी है वो ये कहते हैं कि जो दो इंडिफरेंस कर्व होते हैं वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं कर सकते। अब ये क्यों नहीं कर सकते एक दूसरे को इंटरसेक्ट? वो इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि जो आपका इंडिफरेंस कर्व होता है वो एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दिखा रहा होता है। फॉर एग्जांपल जो ये वाला, इसमें अगर आप डायग्राम में देखें तो जो ये वाला इंडिफरेंस कर्व है IC1, ये एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दिखा रहा है। अगर हम दोनों को इंटरसेक्ट करवा देंगे तो फिर कोई मतलब नहीं रहेगा, क्योंकि जब हमारा जो दूसरा, अगर हम राइट वर्ड में दिखा रहे हैं तो ये हमारा हाई लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दिखा रहा है, और यहाँ पे ये एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दिखा रहा है। अगर हम दोनों को इस तरह इसको इंटरसेक्ट करवा देंगे तो इसका कोई मतलब नहीं रह जाएगा अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन कि ये इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दिखाता है।
यहाँ पे जो चौथी प्रॉपर्टी वो है हायर द इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन। तो यहाँ पे जितना आपका हायर इंडिफरेंस कर्व होगा उतना ही वो हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो करेगा। फॉर एग्जांपल अगर इस डायग्राम में देख रहे हैं और इसकी अगर हम डेफिनेशन की बात करें तो हमने सीखा था इंडिफरेंस कर्व वन लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दिखा रहा होता है। तो यहाँ पे जो IC1 है, अगर हम इसकी बात करें IC1 की, तो IC1 आपका एक लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दिखा रहा है। अब जितना हम इसके ऊपर जाते रहेंगे जिसके IC2 पे, तो IC2 यहाँ पे हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दिखा रहे हैं। यहाँ पे तो लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही है। जब हम राइट वर्ड की तरफ गए तो यहाँ पे हमें ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रही है। अगर हम इसमें और ऐड करते जाएंगे तो उतनी हायर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलती चली जाएगी, क्योंकि हर एक इंडिफरेंस कर्व अलग लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दिखा रहा होता है। जैसे कि IC1 आपका थोड़ी कम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दिखा रहा है, अगर हम राइट वर्ड में जा रहे हैं IC2 आपका ज़्यादा लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन दिखा रहा है। तो आई होप कि आपको इसकी प्रॉपर्टीज समझ में आई होंगी। अब यहाँ पे जो सबसे मेन टॉपिक है वो आपका इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। हमने इंडिफरेंस कर्व को समझ लिया, बजट लाइन को समझ लिया, हमने पिछली वीडियो में आपका सिंगल कमोडिटी केस पढ़ लिया था, डबल कमोडिटी केस पढ़ लिया था। अब यहाँ पे जो लास्ट अप्रोच रह गया वो है आपका इंडिफरेंस कर्व अप्रोच। उससे पहले अगर उस इंडिफरेंस कर्व अप्रोच को समझने से पहले मैं आपको मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ा और बताना चाहता हूँ। मार्जिन रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसकी मैंने आपको पहले पिछली स्लाइड में बताया था, इट इज़ अ रेट ऑफ सेक्रीफाइस मेड इन रिस्पेक्ट ऑफ वन गुड इन ऑर्डर टू गेन वन एडिशनल यूनिट ऑफ अनदर गुड। कि आपको अगर एक गुड की यूनिट को बढ़ाना है तो आपको कुछ यूनिट ऑफ दूसरी गुड को थोड़ा सेक्रीफाइस करना पड़ेगा। तो आपका ये MRS होता है, और जो आपका MRS होता है वो आपका डिमिनिशिंग में होता है, आपका हमेशा डिमिनिश हो रहा होता है। और जो इसका फॉर्मूला होता है वो आपका डेल्टा यूनिट सेक्रीफाइस अपॉन डेल्टा यूनिट गेन्ड, और जो आपका ये MRS होता है ये डिमिनिश हो रहा होता है, फॉल हो रहा होता है। अगर हम इंडिफरेंस कर्व अप्रोच के बारे में बात करें तो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम यहाँ पे तब अचीव होगा जब आपकी बजट लाइन इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट होगी। उस जगह जहाँ पे बजट लाइन, जो आपकी बजट लाइन है वो इंडिफरेंस कर्व को टच करेगी, उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पे आपका कंज्यूमर इक्विलिब्रियम अचीव होगा एक कंज्यूमर को। तो इस अप्रोच में आपको दो कंडीशंस फुलफिल करनी पड़ेगी इन ऑर्डर टू गेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जो पहली कंडीशन है वो है आपकी MRS XY इक्वल्स टू PX अपॉन PY। MRS XY यानी कि जो पहली कंडीशन आपकी ये है कि आपका जो इंडिफरेंस कर्व का जो स्लोप है, स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बजट लाइन। मैंने आपको PX अपॉन PY बताया था, बजट लाइन का स्लोप होता है प्राइस रेशियो ऑफ टू गुड, और आपका जो MRS होता है ये आपका इंडिफरेंस कर्व का स्लोप होता है। तो आपकी जो पहली कंडीशन है वो आपकी स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व इज इक्वल्स मस्ट बी इक्वल्स टू स्लोप ऑफ बजट लाइन, जो कि आपका MRS XY इक्वल्स टू PX अपॉन PY। और जो आपकी दूसरी कंडीशन है वो आपकी डिमिनिशिंग MRS, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया था कि MRS फॉल होगा, ये आपकी दूसरी कंडीशन मस्ट बी सेटिस्फाइड होनी चाहिए इन ऑर्डर टू गेन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। अगर MRS डिमिनिशिंग में नहीं होगा तो आपका ये इंडिफरेंस कर्व की जो शेप है वो कॉन्वेक्स में नहीं जाएगी। तो आप जैसे कि इस डायग्राम में देख पा रहे होंगे, मैंने ये डायग्राम दे रखा है। आपके ये 3 IC हैं, यानी कि 3 इंडिफरेंस कर्व है, IC1, IC2, IC3। तो इंडिफरेंस कर्व आपको पता है कॉन्वेक्स होता है, कॉन्वेक्स MRS की वजह से होता है जिसका स्लोप होता है। और यहाँ पे जो हमने कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की यहाँ पे कंडीशन दी थी कि कंज्यूमर इक्विलिब्रियम तब अचीव होगा इस अप्रोच में जब आपका जो बजट लाइन है वो आपके इंडिफरेंस कर्व के टेंजेंट में होगी। तो आपका जो कंज्यूमर इक्विलिब्रियम है वो पॉइंट C पे अचीव हो रहा है, क्योंकि आपकी जो बजट लाइन है ये जो इंटरसेक्ट कर रही है IC को, IC2 को, वो C पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि इस पॉइंट पे है ना, इस पॉइंट पे। तो C आपका है इक्विलिब्रियम पॉइंट आपका C। तो यहाँ पे कंज्यूमर सेटिस्फाई हो रहा है क्योंकि यहाँ पे उसको मैक्सिमम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिल रहा है जहाँ पे आपकी बजट लाइन IC से टेंजेंट हो रही है। अब यहाँ पे इसने 3 IC क्यों दिए हैं यहाँ पे, इसलिए इस डायग्राम में 3 IC इसलिए दिए हैं क्योंकि आपका IC1 यहाँ पे लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो कर रहा है, IC2 आपका मीडियम लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन को शो कर रहा है, और आपका IC3 आपका हायर लेवल सेटिस्फेक्शन को शो कर रहा है। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन भी आ सकता है कि जो आपका कंज्यूमर है उसको IC2 पे क्यों मिला सेटिस्फेक्शन, यानी कि IC2 पे इसको इक्विलिब्रियम कंडीशन क्यों अचीव हुई। तो आपकी IC2 पे इसलिए अचीव हुई क्योंकि ये मीडियम लेवल सेटिस्फेक्शन है, क्योंकि जो आपका कॉम्बिनेशन थे दो गुड के विद गिवन इनकम कंज्यूमर के, वो उसको अलाउ कर रहे हैं कि यहाँ पे जो C पॉइंट है उसको यहाँ पे फुल सेटिस्फेक्शन मिल जाएगा जब वो 2 कॉम्बिनेशन बनाएगा गुड्स के अपनी लिमिटेड इनकम पे। अब
यहाँ पे एक क्वेश्चन आएगा कि भाई यहाँ पे जब IC3 हाई लेवल सेटिस्फेक्शन शो कर रहा है तो यहाँ पे क्यों नहीं जा रहा कंज्यूमर, यहाँ पे उसको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्यों नहीं मिल रहा है, यहाँ पे तो ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। तो आप यहाँ पे रीज़न ये है कि भाई वो कंज्यूमर यहाँ पे पहुँचना तो चाहता है, वो IC3 पे पहुँचना तो चाहता है, वो चाहता है कि मैं IC3 पे पहुँचूँ, यहाँ पे मेरे को इक्विलिब्रियम और क्योंकि यहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, फुल सेटिस्फेक्शन, हाई लेवल सेटिस्फेक्शन है, यहाँ पे पहुँचूँ। पर उसका जो इनकम है, जो उसकी बजट है, उसका जो बजट है ना कंज्यूमर का, वो उसको अलाउ नहीं कर रहा कि भाई वो IC3 लेवल पे पहुंच पाए, है ना। और IC1 पे तो वो खुद ही नहीं जाना चाहेगा क्योंकि यहाँ पे लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो हो रही है ना, यहाँ पे लोअर लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन शो हो रही है, तो वो यहाँ पे खुद ही नहीं पहुंचना चाहता। तो यहाँ पे जो मीडियम है, यहाँ पे जो बीच की IC2, उसको यहाँ पे फुल सेटिस्फेक्शन मिल रहा है सी पे कि भाई ना मेरे को अब इसके नीचे जाना, ना मेरे को इसके ऊपर जाना। ऊपर तो वैसे भी नहीं जा सकता क्योंकि उसके लिमिटेड इनकम है, और लिमिटेड इनकम से वो अब ज़्यादा कॉम्बिनेशन बना नहीं पाएगा। तो ये आपका रीज़न है। तो आपको जैसे कि मैंने बताया था कि जो इक्विलिब्रियम कंडीशन है इस अप्रोच में, वो आपकी है कि जहाँ पे MRS XY इक्वल्स टू PX/PY हो जाएगा, वो आपकी इक्विलिब्रियम कंडीशन है। जहाँ पे स्लोप ऑफ बजट लाइन इज इक्वल्स टू स्लोप ऑफ इंडिफरेंस कर्व हो जाएगा, वो आपकी कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन है। पर यहाँ पे जो पहली डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन है वो है आपकी MRX XY ग्रेटर देन PX/PY। तो इस कंडीशन में जो कंज्यूमर है वो आपके गुड X को ज़्यादा प्रेफर करेगा एज कम्पेयर टू गुड Y, और इस कंडीशन में गुड X को वो ज़्यादा खरीदेगा एज कम्पेयर टू गुड Y, जिसका रिजल्ट होगा कि MRS फॉल होगा। और MRS तब तक फॉल होगा जब तक कि वो गुड प्राइजेस ऑफ टू गुड्स के बराबर ना हो जाए, रेशियोज ऑफ प्राइजेस ऑफ टू गुड्स के बराबर ना हो जाए, जो कि आपका PX/PY है। और जब ये MRS आपका बराबर हो जाएगा PX/PY से, तब आपका इक्विलिब्रियम दोबारा स्टैब्लिश हो जाएगा। दूसरी जो डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन है वो आपकी MRS इज लेस देन PX/PY। अब इस कंडीशन में वो गुड Y को ज़्यादा वैल्यू कर रहा है, गुड Y को ज़्यादा प्रेफर कर रहा है एज कम्पेयर टू गुड X। एज अ रिजल्ट वो गुड Y को ज़्यादा खरीदेगा एज कम्पेयर टू गुड X। और जो इसका रिजल्ट होगा वो होगा कि आपका जो MRS है वो इस केस में राइज होगा, और ये तब तक राइज होगा जब तक कि वो आपका प्राइजेस ऑफ टू गुड्स, जो रेशियोज ऑफ प्राइजेस ऑफ टू गुड्स है, उसके बराबर ना हो जाए, यानी कि जब तक MRS इक्वल्स टू PX/PY ना हो जाए। तो आपकी ये दो डिसइक्विलिब्रियम कंडीशन थी, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है एज एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि बार बार एग्जाम में पूछा जाता है इंडिफरेंस कर्व अप्रोच, और इसमें बच्चे बहुत ही ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं कि बच्चों को ये बहुत ही ज़्यादा हार्ड लगता है कॉन्सेप्ट। तो मैंने आपको बहुत ही ईजिएस्ट वे में समझाने की कोशिश करी है। तो आई होप कि आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा, और आपको ये ज़रूर प्रिपेयर करना है। मेनली आपको जितने भी अप्रोच दे रखे हैं इस चैप्टर में, आपका सिंगल कॉमोडिटी, डबल कॉमोडिटी, इंडिफरेंस कर्व, इन सबको अच्छे से प्रिपेयर करना है, क्योंकि ये 6 नंबर में आते हैं आपके एग्जाम के अंदर। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर समझ में आया होगा और आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों में शेयर करें। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं ऐसे ही कंटेंट इकोनॉमिक्स और बिजनेस स्टडीज़ का चैनल पर डालूंगा। तो अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा तो सब्सक्राइब कर लो यार प्लीज़, और बेल आइकन भी हिट कर देना, ताकि जब भी आपका ये भाई नई वीडियो डाले तो आपके पास सबसे पहले नोटिफिकेशन पहुंचे। तब तक के लिए आप पढ़ते रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने घर में रहिए। आपका ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू एवरीवन।